जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अदील एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और वो तमाम दोस्त जो पूछते हैं कि जी ईमेल कहाँ पे भेजनी है, फिर से रिपीट करूँगा। देश और प्रदेश डॉट कॉम वेबसाइट पर जाएँ और कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन में आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और आज जो आपके भेजे हुए मैसेजेस या ईमेल्स मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये 24 अगस्त 2023 की हैं। तो सबसे पहली ईमेल जो है ये अफ़ज़ल साहब हैं, अफ़ज़ल हैं या अफ़ज़ाल हैं, इन्होंने लिखा जी, आई एम 43 ईयर्स ओल्ड मेल फुली competent to fix all sort of electrical electronics malfunctions of mobile cranes and light vehicles, holding 15 years of UAE experience, currently in Pakistan since last 5 years, looking for appropriate opportunity, प्लीज़ गाइड अदील भाई। तो सर आपकी भी जो ईमेल है वो नामुकम्मल है। सॉरी टू से दैट। आपने अपना एक्सपीरियंस तो लिखा है लेकिन किस हवाले से आपको गाइड करना है ये नहीं आपने बताया। तो बहरहाल आप ये जितनी भी वीडियोज़ हैं जिनमें लोगों के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, चाहे वो वीज़ा रिलेटेड हैं या रेजिडेंस कार्ड या पासपोर्ट के मुताल्लिक, तो उम्मीद है आपसे आपको जो है ये इन तमाम सवालों जवाब से थोड़ी बहुत गाइडेंस तो ज़रूर मिलती होगी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो मैं लाजमी सर आपको रिप्लाई करता। तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि ये वीडियोज़ बनाने का भी यही मकसद है कि अगर किसी का कोई सवाल आपके जहन में आने वाले सवाल से मिलता जुलता हो तो आप सबकी जो है वो रहनुमाई हो सके। अगली ईमेल है जी, ये हैं शर्जील साहब की और ये लिख रहे हैं, इफ़ आई कम पोर्चुगल एंड डू लोक फाइल आफ्टर हाउ मेनी टाइम आई विल गेट माई कार्ड एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लीगली ट्रैवल टू अनदर कंट्री आउटसाइड यूरोप, प्लीज़ गाइड मी। तो शर्जील साहब, जहाँ तक फ़ाइल लॉक करने की बात है, तो फ़ाइल लॉक करने के बाद जो रेजिडेंस कार्ड है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल में आता है, चाहे आप आर्टिकल 88 में करें या आर्टिकल 89 में। दोनों में जो टाइम फ्रेम है ये तकरीबन सेम है। और इसके अलावा जो आप लीगली किसी भी दूसरे मुल्क का जाने का कह रहे हैं, तो अगर तो आपने फ़ाइल नहीं लॉक किया, आपका वीज़ा वैलिड है, आप जहाँ मर्ज़ी आए जाएँ, लेकिन फ़ाइल लॉक करने के बाद जो है लीगली आपका पुर्तगाल में रहना और काम करना ज़रूरी है और बाय लॉ तो यही है। और ये जैसे आपको बताया तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाए तो फिर आप एक दफ़ा जहाँ पे मर्ज़ी आ जा सकते हैं। तो ये था जी शर्जील साहब का सवाल। इसके बाद है जी आयान साहब, ये लिख रहे हैं, डियर सर, आई नीड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोर्चुगल। आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर D2 वीज़ा विद लीगल फर्म फ्रॉम दुबई। दे आर सेइंग आई कैन गो विद माई फैमिली एंड आई विल गेट रेजिडेंट permit in one go. I will also start a business there. So, how many days I must stay in Portugal every year? If my father family, if my family get TRC and comes back the next time when we need to renew, will there be any issue? Please advise. अच्छा, ये जो आपका सवाल है यहाँ तक तो ठीक है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं D2 वीज़ा। ऑल यू नीड टू प्रूव दैट यू हैव सफिशेंट फंड्स अवेलेबल। और दूसरा, बिल्कुल आप बिजनेस भी कर सकते हैं। और जहाँ तक ये आपने जो पूछा है, हाउ मेनी डेज आई मस्ट स्टे इन पोर्चुगल एवरी ईयर, तो ये सर पुर्तगाल का ना पूछें आप। अगर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो ये आपने ये पूछना है कि मैं पुर्तगाल से बाहर कितनी देर रह सकता हूँ। तो एक रेजिडेंस कार्ड पे चाहे वो 2 साल का या 3 साल का है, जो लीगल इस पे बाइंडिंग है पुर्तगाल गवर्नमेंट की तरफ से या कानून के हिसाब से, वो ये है जी कि आपने अगर कंजेक्टिव स्टे करना है तो ये 6 मंथ है, और अगर आपने मल्टीपल विजिट करने हैं तो ये 180 डेज़ हैं। तो आगे जो आपने लिखा है, अगर आपकी फैमिली जो है और डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर पे कोई ख़ास शराइत लागू नहीं होती। और आगे जो आपने लिखा जी, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी नीड टू रिन्यू, ये आपने ऑनलाइन आजकल रिन्यूअल चल रही है। इस ऑनलाइन रिन्यूअल की वजह से बड़े बड़े लोगों ने जुगाड़ लगाए हुए हैं, लेकिन जब ये भी पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो ये अगर जुगाड़ कोई लगाया होगा तो उन्हें बाद में ठीक ठाक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी जी ईमेल आयान साहब की। और बाकी अगर आपका कोई दुबई में या कहीं पे भी कोई एजेंट कहानियाँ सुनाता है तो ज़ाहिर है उन्होंने तो माल बनाना है। वो तो आपको यही कहेंगे कि जी आप सिर्फ रेजिडेंस कार्ड लेने जाएं, आप बायोमेट्रिक दें और उसके बाद वापस आ जाएं, ये वो। तो ऐसी चीज़ों पे
बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे जी आयान साहब। इसके बाद अगली ईमेल है जी मुबीन साहब की। मुबीन साहब ने सिर्फ लिखा जी D7 वीज़ा। ये पूरा मैसेज है D7 वीज़ा, और शायद इनकी आगे कोई और ईमेल आई हो। तो D7 वीज़ा की सर आप मुबीन साहब वीडियो देख लें, शायद आपका मैसेज कुछ मिस हो गया आपसे। सिर्फ D7 वीज़ा इसमें लिखा हुआ है। और एक और मैं आपको इसमें अपडेट कर दूं कि ये 25 अगस्त की अब ईमेल्स शुरू हो गई हैं। तो अब है जी काजी साहब। काजी साहब लिखते हैं अस्सलाम रिस्पेक्टेड सर, आई वांट पोर्चुगल वर्क परमिट, वेयर इज़ योर ऑफिस इन पाकिस्तान, आई वांट टू विजिट योर ऑफिस। काजी साहब मेरा बिल्कुल भी कोई ऑफिस नहीं है, ना पाकिस्तान में है ना यूरोप में है कहीं। और दूसरा ये जो आपने लिखा है कि जी आपको वर्क परमिट चाहिए, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि वर्क परमिट वो एग्जिस्ट नहीं करते। आपने काम ढूंढना है। अगर आपको कहीं पे काम मिलेगा तो उसकी बेस पे आपको वर्क वीज़ा मिलता है। तो ये जो आपने लिखा है वर्क परमिट, तो एज सच मैं तो इस पर बिलीव ही नहीं करता। अगली ईमेल है जी जाहिद साहब की। ये लिख रहे हैं इफ़ वी कम ऑन विजिट वीज़ा टू पोर्चुगल, हाउ कैन वी चेंज इट टू रेजिडेंशियल वीज़ा सो माई किड्स कैन स्टडी इन पोर्चुगल एंड फैमिली कैन कंटिन्यू लिविंग देयर व्हाइल आई सपोर्ट देयर एक्सपेंसेस फ्रॉम बहरेन, प्लीज़ गाइड मी फर्दर स्टेप बाय स्टेप। तो ये सर आप जो पूछ रहे हैं विजिट वीज़ा, ये एज सच कन्वर्ट नहीं होता। ये आपने फाइल लॉक करना होती है आर्टिकल 88 में या 89 में। और इसके अलावा बच्चे जो होते हैं अगर उनकी उम्रें जो हैं 12 साल से ऊपर हैं, और आपने क्योंकि यहाँ पे एज नहीं लिखी तो आपको कंफर्म नहीं कर सकता, तो फिर आर्टिकल 92 में आपने सेफ को डायरेक्ट कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाना होती है। और अगर बच्चे को रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा लेकिन 12 साल से ऊपर और 7वीं क्लास से ऊपर वाले बच्चे को, तो फिर जो है वो पेरेंट्स को भी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा फाइल लॉक करके। और ये एज सच जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रेजिडेंस कार्ड आपका वीज़ा जो है वो रेजिडेंस कार्ड में चेंज नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है फाइल लॉक करने के बाद। ये नहीं है कि आपके पास वीज़ा है और आप गए और कहीं पे आपने जनाब बायोमेट्रिक्स दी और आपको फौरी तौर पे रेजिडेंस कार्ड मिल गया। इसके लिए तकरीबन 1.5 से 2 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और बाकी जो आपने स्पोर्ट का लिखा है, जी बिल्कुल आप बहरीन से करें। आप दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद है अपनी फैमिली को आप बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। आपके बीवी बच्चे यहाँ पे रहें और आप उन्हें फाइनेंशियली वहाँ से सपोर्ट करें, तो इसमें किसी किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे ईमेल है जी आदिल साहब की। और आदिल साहब लिख रहे हैं जी सर, आई एम IT freelancer from Pakistan looking for the immigration to Portugal. I have decided to go for D7 visa. I have the following questions. नंबर 1, मेरी फ्रीलांसिंग की अर्निंग अप्रोक्सीमेटली इन्होंने लिखा जी 25,000 यूरोस है। क्या ये पैसिव इनकम हो सकती है? काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझे मंथली मेंटेनेंस की पेमेंट करते हैं जो ऑन गोइंग है। तो आपका जो पहला सवाल है सर आदिल साहब, ये पैसिव इनकम बिल्कुल नहीं है। पैसिव इनकम वो होती है जो आपकी स्टेबल इनकम हो और वो किसी ऐसे सोर्स से आ रही हो जिसमें रेगुलरिटी हो। और ये जो अर्निंग होती है ये तो आपको पता है प्लस माइनस हो सकती है, या आज अगर आपकी अर्निंग है खुदा ना खास्ता कल किसी भी वजह से इसमें कमी या ज़्यादती हो सकती है। तो ये आपकी पैसिव इनकम नहीं है जो आपको किसी भी तरीके से जो पेमेंट से रिसीव होती हैं। पैसिव इनकम जो है जैसे पेंशन किसी को वो आनी ही आनी है। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई घर है किराए पर, वो दिया हुआ है और उसका किराया आ रहा है, तो वो भी समझ लें एक स्टेबल इनकम है, उसे भी पैसिव इनकम कहा जाता है। और अगर आपका बैंक में कोई डिपॉजिट है, अगर आपने समझ लें कोई 10 20 30 लाख बैंक में रखवाया हुआ है और उसके अगेंस्ट जो पैसे आ रहे हैं, तो ये भी पैसिव इनकम शुमार होगी। तो अपना पैसिव इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर करें। तो आपकी ये जो इनकम है ये पैसिव इनकम में आती ही नहीं है, जो 25,000 यूरो आपने बताया है। इसके बाद आगे आप लिख रहे हैं जी अगर पुर्तगाल मिलेनियम बैंक में अकाउंट ओपन करवा लूँ और टाइम टू टाइम वहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र करता रहूँ विद इन 6 मंथ, अगर मैं 10,000 यूरो पुर्तगाल बैंक अकाउंट में जमा करवा के फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूँ, तो क्या स्टिल एलिजिबल रहूँगा फॉर D7? तो देखें अकाउंट में आपने जो भी डिपॉजिट करवाया वो तो आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो देखा जाएगा कि आपने अकाउंट में आपकी जो एनुअल पैसिव इनकम जो बननी चाहिए तो वो अगर आपके अकाउंट में है तो ये यहाँ ये दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ये तो ठीक है।
अगर वीज़ा नहीं मिलता तो क्या फिर पेमेंट्स वापस ले सकूंगा बाई स्टेइंग इन पाकिस्तान? ऑफ कोर्स जी, आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास उसका पिन कोड होगा, आपके पास आपके अकाउंट की पूरी एक्सेस होगी, जिसमें आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा ये है, अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं और अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो यूरो में अगर आपके पेमेंट किसी पुर्तगाली बैंक में पड़े हुए हैं तो ये पेमेंट आपकी एटलीस्ट सेफ़ होगी। जिस तरह से रुपया जो है वो डिवैल्यू हो रहा है, तो उस हिसाब से तो यही है कि आपके जो पैसे हैं वो वहाँ पे पाक रुपीज़ की बजाय वहाँ पे बेहतर हैं। एनीवे, बिल्कुल आप जब चाहें आप एनी मिनट जो है इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं, क्योंकि बैंक की एक्सेस आपके पास होगी, तो इसका आपके वीज़ा से कुछ लेना देना नहीं है। आगे आप लिख रहे हैं जी, मेरी फ्रीलांसिंग की अर्निंग आती रहेंगी और 10,000 यूरो भी पुर्तगीज़ बैंक में रहे, तो क्या मैं पेमेंट से रिलेटेड सारे क्राइटेरिया मीट कर रहा हूँ? देखें, ये जो आपने फ्रीलांसिंग की अर्निंग कही है या दूसरी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी पैसिव इनकम में क्यों नहीं आती, जो आपका पहला सवाल था। तो इसलिए आप D7 वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप D2 वीज़ा ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको बिज़नेस प्लान देना पड़ता है। और आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि इसी पेज पर अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइव वीडियोस के सेक्शन में D2 की वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, जिसमें 2 सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जो हैं उनका डिटेल्ड इंटरव्यू मौजूद है। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ये वीडियो फिनिश हो तो वहाँ पे भी उसका लिंक आपको मिल सके, ताकि आप उस पर क्लिक करें और बासानी वो वीडियो देख सकें। तो ये थी जी आदिल साहब आपके लिए। और इसके बाद अगली ईमेल है जी उमर साहब की। उमर साहब लिख रहे हैं, हाय, आई वांट टू अप्लाई फॉर ए पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा एंड आई वांट्स योर कंसल्टेंसी। मेरी कंसल्टेंसी यही है कि अगर आप कोई सवाल लिखें यहाँ पे, और मेरी कंसल्टेंसी के बाद वैसे किसी और कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इसके अलावा कुछ ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब पर जो आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर भी आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत रहेगी। और मैं हमेशा जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं वो आपके सामने बिठाकर उनसे सारे सवालों जो आप पूछ लिए जाते हैं, और कोशिश ये की जाती है कि जितना भी नॉलेज किसी के पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि जनाब अच्छा ये इस एप्लीकेंट ने जनाब D2 वीज़ा ले लिया है, इसने D7 वीज़ा ले लिया है, इसने रेजिडेंस कार्ड ले लिया, या इसने पासपोर्ट ले लिया, इसके बच्चे ने पासपोर्ट ले लिया है। और जनाब अगर आप भी ये चाहते हैं तो मुझे आप जनाब इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या जनाब आप मेरे ऑफिस रब्ता करें, या मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना लें। और मैं बिल्कुल भी आज तक इस तरह का काम नहीं किया। और जिसको जो भी ये कंसल्टेंसी वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो यही मेरी कंसल्टेंसी होती है कि आपको यहीं पे एडवाइस दे दूं, आपको तरीकाकार बता दूं, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप खुद करें, किसी से करवाएं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि 100% जो है आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ये था जनाब उमर साहब के लिए जवाब। आगे जो हैं ये हैं जी राशि साहब, ये लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मिडवाइफ LHV या हेल्थ की फील्ड हैं पाकिस्तान में, क्या पुर्तगाल में जॉब्स मिल सकती हैं इस फील्ड में? तो राशि साहब देखें, आपकी जो फील्ड है इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि बेहतर है कि अगर आप कोई न्यूजीलैंड, UK, आयरलैंड, कनाडा, इन ममालिक में ट्राई करें। और पुर्तगाल में थोड़ा सा मसला है कि वहाँ पे जाके आपको अलग से फिर कोई कोर्स वगैरह करना पड़ता है। मैंने एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया था, और उन डॉक्टर साहब के साथ एक दो दफ़ा टाइम भी बनाया दोबारा इंटरव्यू करने का, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे लोग जो हैं, चाहे वो मिडवाइफ है, LHV है, या नर्सिंग के किसी भी शोबा से हैं, इवन डॉक्टर जो हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई डेंटिस्ट का जो है असिस्टेंट है। तो इस तरह की काफ़ी मुझे ईमेल्स या लोगों ने कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब आपको लेते हैं दोबारा। तो डॉक्टर साहब की कुछ ज़ाती मसरूफियात और तबीयत की वजह से फ़िलहाल उनसे कोई प्लान नहीं हो सका। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर उनको दोबारा लाइन पर लेने की, और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब आपको ये बता दूं कि 26 अगस्त की ईमेल मैं पढ़ रहा हूँ। ये है जी पे ईमेल शहर यार साहब की।
शहरियार साहब लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई हैव बीन वर्किंग इन अबू धाबी as HSE officer from last 10 years. Me and my wife have traveled in KSA, Qatar, Bahrain, Oman, Azerbaijan, Uzbekistan and Georgia. Please suggest me which Schengen visa should we apply to reach Portugal. Thanks, Jazakallah. आपने माशाल्लाह जितनी हिस्ट्री आपने लिख दी है अपने ट्रैवल की, और मुझे ऐसा लगता है आप कहीं पे भी अप्लाई कर दें तो इंशाल्लाह अगर आपके पास सफिशेंट इनकम है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, जितना ज़्यादा आपका ट्रैवल है। गो के मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि वीज़ा लगवाने के लिए आप कोई अलग से ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, लेकिन अगर बनी बनाई है तो ये एक प्लस पॉइंट तो है। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम थाईलैंड चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं और उसके बाद अगले दिन ही जो है वो किसी यूरोपियन कंट्री का, तो वो चीज़ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन आपके केस में जैसे आपने कहा कि जी आप इतने ममालिक ट्रैवल कर चुके हैं, तो जहाँ तक बात है शेंगन वीज़ा की, तो देखें हमेशा शहरयार साहब उस कंट्री का आप अप्लाई करें जहाँ पे जाने के लिए आपके पास कोई भी वैलिड रीज़न है। एक तो वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग रीज़न, और प्लस आपके पास अगर कोई स्पॉन्सरशिप लेटर जहाँ पे आपका कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर है, तो ये 27 कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, कोई ना कोई दोस्त कोई ना कोई रिश्तेदार कुछ ना कुछ मिल सकता है। अदरवाइज़ आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो आप अपनी किसी रेलेवेंट फील्ड में भी देख सकते हैं कि आप किस मकसद के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये था जी शहरयार साहब के लिए जवाब। और अब अगली ईमेल जो है शहरयार साहब की ही दोबारा एक बार फिर आई हुई है ईमेल। इसके बाद है जी रोहित साहब, ये लिख रहे हैं, हेलो सर, आई एम रोहित फ्रॉम इंडिया, मेरे पास स्लोवाकिया की टीआरसी कार्ड है, क्या वो यहाँ चेंज हो सकता है? तो रोहित साहब चेंज तब होगा अगर उस पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड लिखा हुआ है। अगर आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली रेजिडेंस कार्ड है फिर आप आर्टिकल 116 में चेंज कर सकेंगे, अगर नहीं तो फिर आपको फाइल लॉक करना पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप स्लोवाकिया में कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो उस बिज़नेस की ब्रांच कंपनी पुर्तगाल में बना के आप आर्टिकल 123A में भी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फाइल लॉक से थोड़ा अलग प्रोसेस होगा और इसमें उम्मीद की जा सकती है मोर और लेस 3 से 6 महीने में आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा अगर आप ये आर्टिकल 123A में जाते हैं। ये जो टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी 100% इसको नहीं समझना, इसमें मज़ीद टाइम भी लग सकता है और इससे कम भी लग सकता है। रोहित साहब, अगली ईमेल है जी आसिफ साहब की, ये लिख रहे हैं, सलाम डियर भाई, सलामत रहें आप भाई, स्कूल एजुकेशन पे बात कीजिए। आई हैव 3 किड्स एज 4.5, 7.5, 12.5. I am planning to apply Schengen from Pakistan soon. Which area of Lisbon is good to stay? Also, can anyone buy home there too before TRC? Please guide. सबसे जो आपने आखिरी सवाल पूछा है जी आसिफ साहब, ये बड़ा समझने अच्छा सवाल है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी हम घर ख़रीद सकते हैं, हम गाड़ी ख़रीद सकते हैं, हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैं सबको यही बताता हूँ कि जैसे ही आपके पास पुर्तगाल का टैक्स नंबर आ जाता है, जिसे निफ नंबर बोला जाता है, तो उसके बाद आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, लीगल काम, बिज़नेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। और उसके बाद आपने स्कूल एजुकेशन का जो पूछा है, देखें स्कूल की जो एजुकेशन है ये यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री है। इसके अलावा कुछ इस्लामी स्कूल भी हैं, लेकिन उनकी फिर आपको फ़ीस देनी पड़ती है जो कि तकरीबन कोई 300-400-500 यूरो भी हो सकती है। और अगर आप कोई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज टाइप कोई बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई ए लेवल ओ लेवल टाइप, तो उसमें फिर ये है कि उसमें भी काफ़ी एक्सपेंसिव है एजुकेशन अगर आप पुर्तगाल के हिसाब से कंपेयर करते हैं। दूसरा ये पुर्तगेज़ी स्कूलों का म्यार भी बहुत अच्छा है अगर हम स्पेशली अपने स्कूलों से कंपेयर करें। तो ज़ाहिर है यूरोप का मुल्क है पुर्तगाल, तो इसे हल्का नहीं आपने लेना। तो मेरा ख्याल है, और स्पेशली जिस एज में आपके बच्चे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी परेशानी वाली बात है। यहाँ पे हमने जितना भी देखा है लोगों को, तो वो सेटिस्फाई ही नज़र आए हैं। और एक और आपका
सवाल था कि लिस्बन में किस एरिया में रहना अच्छा है। देखें, रहाइश का बहुत बड़ा मसला है पुर्तगाल में इस वक्त। बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स भी आए हुए हैं, लोकल लोग जो हैं उन्हें भी इवन ये रहाइश का इशू आ रहा है, क्योंकि वेजेस उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से मकान वगैरह जो हैं वो रेंट पे मिल रहे हैं। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि नए आने वाले स्पेशली जितने भी लोग हैं, तो ये आप एरिया को लेके ज़्यादा आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने जी लिस्बन ही जाना है, मैंने जी पोर्तो ही जाना है, मैंने जी फारो ही जाना है। तो आपको जहाँ पे भी रहाइश मिले आप वहाँ पे मूव हो जाएं, क्योंकि नए आने वाले के लिए ये सारा मुल्क एक जैसा है। हाँ, अगर तो आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनके करीब रहना चाहते हैं तो फिर तो बात समझ में आती है। अदरवाइज़ अगर आप एज एन इमिग्रेंट इस मुल्क में आ रहे हैं तो फिर इन चीज़ों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे भी घर मिल जाए, रहाइश का बंदोबस्त हो जाए, तो आप बस वहाँ पे मूव हो जाएं। इसके बाद अगली ईमेल है जी इरफान खान साहब की, और इनके मैसेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इरफान खान साहब शायद कोई आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो लेकिन ये अगली ईमेल आपने मिल गई आपकी जनाब। इसमें आप लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग। मैं इरफान खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आपसे बात हुई व्हाट्सएप पे और इस्लामाबाद सेशन में भी आया था। कुछ क्वेश्चन भी किए थे D7 के हवाले से। सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही D7 की, काफ़ी टाइम से ट्राई, 3 ईमेल डिलीवर्ड भी हुई 1-2 मंथ पहले, बाकी 2 ईमेल 1 मंथ और 15 डेज़ हुए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। पाकिस्तान से मेरा पैसिव इनकम का और दूसरे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, बाकी पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट मिले तो बनवा दूंगा। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, इसका कोई सलूशन है, और किसी और कंट्री का विज़िट वीज़ा ट्राई करूं, काइंडली थोड़ा रहनुमाई करें, थैंक यू। तो इरफान खान साहब देखें, अगर तो आपने बार बार ईमेल किया तो एम्बेसी को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। एम्बेसी जो है बड़ी हसास है, तो एम्बेसी के मैं सादे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नखरे हैं, ना इन्हें ज़्यादा ईमेल्स पसंद हैं, और ना इन्हें ईमेल पे टाइमली जो है वो रिस्पॉन्ड करना पसंद है। और पता नहीं क्यों एम्बेसी जो है इतनी नाजुक, चंचल, और बस मैं क्या क्या कहूँ, तो मेरी समझ से बाहर है कि एम्बेसी के इतने ज़्यादा नखरे क्यों हैं। अगर कोई आपको ईमेल भेजता है, अगर आप टाइमली रिप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स वो बंदा आपको दोबारा रिप्लाई नहीं करेगा, और ये जनाब इस चीज़ पे भी नाराज़ हो जाते हैं कि आपने बार बार ईमेल क्यों की है। तो एनीवे, आपका जो सवाल है, मैं तो आपको सर यही कहूँगा कि जितना टाइम हो गया है, जो आप इस्लामाबाद सेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे पाकिस्तान से आए भी मेरा ख्याल है कुछ 4-5 महीने तो अब होने लगे हैं। तो 4-5 महीने वो ज़ाया हो गए, उससे पहले आप पता नहीं कब से पेपर तैयार कर रहे होंगे। और अगर आपने यही कोई किसी और मुल्क का वीज़ा ले लिया होता, शेंगन वीज़ा, तो अब तक आप प्रोसेस का कुछ ना कुछ हिस्सा बन चुके होते। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि वही वीज़ा आप अप्लाई करें जो आपको लगता है आपको मिल जाएगा। और आप ये जो होता है ना कि ये वाला ले लूँ, वो वाला ले लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, तो बस जिस चीज़ का आप जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, तो उसमें फिर किसी किस्म का डिले मत लेके आएँ, तो बाद में आप लंबे इंतज़ार पे ना चले जाएं। अगर फ़ाइल लॉक करके पेपर मिलते हैं वैसे ले लें, अगर कोई D कैटेगरी का वीज़ा मिलकर उससे पेपर बनते हैं, लेकिन काम वो करें जो आपको लगता है कि फौरी रेडी है, यानी डू नाउ और नेवर। तो ये थी जी ईमेल इनकी इरफान साहब की। तो मेरा ख्याल है आज के लिए ये इतना काफ़ी हो गया, तो मुझे आप इजाज़त दें। और ये ईमेल जो थी ये 26 अगस्त की पढ़ी जा रही थी, अभी 26 अगस्त की ही चल रही हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।